हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुछ क्लासेस में। मैं प्रेस पटेल आज से आप लोगों की ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ग्रह कैसे बने, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफस का अर्थ होता है वर्णन। ग्राफस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और जो ज्योग्राफी के जनक हैं यानी कि पिता, वो एरिस्टोस्थनीज को माना जाता है। एरिस्टोस्थनीज को क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी का शब्द का यूज किया है। और एरिस्टोस्थनीज के साथ ही जो अन्य भूगोलवेत्ता थे जैसे कि हेरोडोटस, टॉलमी, स्ट्रैबो, इमैनुएल कांट, तो इन लोगों ने भी अपना सहयोग थोड़ी बहुत ज्योग्राफी के बारे में दिया। तो हम लोग अब जानते हैं ज्योग्राफी जो है कितना दो शब्दों से मिलकर बना है, मैंने बताया था, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, प्लस ग्राफी जो है लैटिन भाषा के शब्द ग्राफस, जिसका अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। मतलब कि अब हम लोग इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। पृथ्वी का वर्णन, ब्रह्मांड में मनुष्य के लिए एकमात्र उपग्रह पृथ्वी, जिसके आसपास के परिवेश जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल आदि सभी चीजों का वर्णन ही क्या है, हमारा भूगोल है। अब इनके जो हमने पिता बताए थे, पिता या जनक, किसे बताया? एरिस्टोस्थनीज। इनके साथ ही कौन कौन थे? स्ट्रैबो, हेरोडोटस, इमैनुएल कांट और टॉलमी। तो अब हम लोग स्ट्रैबो के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्ट्रैबो जो थे हिस्टोरियन और ज्योग्राफर, मतलब इतिहासकार और भूगोलवेत्ता दोनों थे। इन्होंने अपने जो रचना की है उसके 17 खंड, बेसिक की तो है इनने बहुत सी रचनाएं, समथिंग 48 के हैं, लेकिन कुछ जो है इतिहास इनके जो इसके खंड वगैरह हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, मतलब कि पता नहीं है। तो 17 हैं, जो कितने 17 स्ट्रैबो के। तो इसमें से केवल 8 में किसके बारे में वर्णन किया गया है? वर्णन किसके बारे में किया गया है? यूरोप के बारे में, केवल और केवल। और बाकी कितने बचे? अब 9। तो जो 9 बचे हैं उनमें अफ्रीका और एशिया का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद हेरोडोटस, आप लोग इनके नाम से तो भली भांति परिचित होंगे। हेरोडोटस, इन्हें हम लोग अपने इतिहास का क्या कहते हैं? पिता। इन्हें पिता क्यों कहा जाता है? तो इन्हें पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत इनके जीवन के बारे में भी जान लीजिए। जब ये अपने नगर में रह रहे थे तो इन्हें वहाँ के जो राजा महाराजा होते थे उन्होंने अपने नगर से निष्कासित कर दिया था, मतलब बहिष्कार कर दिया था। तब ये अन्य अपने चाचा जी के साथ अन्य जगहों पर गए और देखा, परिवेश देखा चारों तरफ का। इसके बाद जब ये बड़े हुए तो इन्होंने स्पार्टा व एथेंस, ये क्या है? 2
अलग अलग देश या राज्य उस टाइम के। तो इन लोगों का आपस में क्या होता रहता था, युद्ध। तो यहीं से इतिहास का मानते हैं कि शुरुआत यहीं से हुई थी, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हेरोडोटस को पिता कहते हैं। अब इसके बाद इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हस्ती है। जैसे कि आप लोगों ने प्रबोधन बाइल हिस्ट्री में सुना होगा, प्रबोधन, पुनः जागरण और क्रांति वगैरह, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इसके क्या है, प्रेरणा रहे हैं। प्रेरणा मतलब एक किसी व्यक्ति को क्या करना कि मार्गदर्शन कराना, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इमैनुअल कांट की जो रचनाएं हैं, बुद्धि मीमांसा और न्याय, और बुद्धि मीमांसा, न्याय, व्यवहारिक मीमांसा, ये जो इमैनुअल कांट है ये नैतिकता पर बहुत ज्यादा बल देते हैं। किस पर? नैतिकता पर बहुत ज्यादा बल देते हैं। मतलब इन्होंने ये कहा है कि किसी व्यक्ति को यदि कोई कष्ट वगैरह हो और उसकी हमें अपनी जितनी हमारी नैतिकता बन सके मदद करनी चाहिए। और इन्होंने जो बताया है सबसे बेहतरीन बात, ये आज हम लोगों को ऊपर भी अप्लाई होती है। इन्होंने बताया था कि मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग अन्य विचारों को समझने के लिए स्वयं करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे पर। अब इसके बाद हम लोग टॉलमी को हम लोग मानचित्र कला, कैटोलॉजी का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही मानचित्र का वर्णन किया या बनाया। इन्होंने सबसे पहले बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, आप लोग जानते ही हैं, जो हमारी गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जब ये मिलती है तो मेघना बनती है, और मेघना कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो टॉलमी ने ये बताया इतना। अब आप लोग अब मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना दूं, तो आप लोग इसको फिर नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। देखिए दो स्ट्रक्चर दोस्तों, जियोग्राफी, ठीक है। जियो का अर्थ क्या बताया था हमने, पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ क्या बताया था, जो ग्राफस, ये क्या है, लैटिन वर्ड, इसका अर्थ होता है वर्णन, अर्थात शाब्दिक अर्थ, पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। अब हमने बताया था इनके पिता, यहाँ से साइड में पिता या जनक किसे बताए थे, एरिस्टोस्थनीज। और इनके साथ में कौन कौन थे, हेरोडोटस, टॉलमी, इमैनुअल कांट, और स्ट्रैबो। अब हम लोग सबसे पहले एरिस्टोस्थनीज को क्या कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जियोग्राफी का शब्द, जियोग्राफिका शब्द का यूज किया, इसलिए इन्हें पिता कहते हैं। अब इसके बाद हेरोडोटस,
हेरोडोटस क्या थे? इतिहासकार और भूगोल वेत्ता। हेरोडोटस को हमने बताया था क्या कहते हैं? इतिहास का पिता या जनक। जैसे अभी बताया किसका? भूगोल का कौन है? एरिस्टोस्थेनीज, इतिहास का जनक। क्यों? स्पार्टा व एथेंस के मध्य जब युद्ध हुआ तो इनने उन्हें शांति समझौता के लिए प्रोत्साहित किया, बट जो होता है वो तो होता ही है। जानेंगे कि टॉलमी क्या है। टॉलमी जो है अपने मानचित्र कला के क्या हैं? मानचित्र कला के पिता। इन्होंने बे ऑफ बंगाल की खाड़ी को मानचित्र पर प्रदर्शित किया था। अब इसके बाद इमैनुअल कांट जो है वो क्या थे? जर्मन विचारक और भूगोलवेत्ता। और इनकी जो बुक्स वगैरह हैं किसकी? कांट की। वो कौन कौन सी हैं? बुक्स जिसमें जजमेंट, न्याय, व्यवहारिक मीमांसा। तो व्यवहारिक मीमांसा में इन्होंने नैतिकता का बहुत ज़्यादा बल दिया है, नैतिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। अब इसके बाद हम लोग स्ट्रैबो के बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत। स्ट्रैबो जो हैं वो उनकी जो खंड कितने बताए थे हमने आपको? 17। कितने खंड? 17 खंड बताए थे, जिसमें से 9 व 8 में इन्होंने केवल किसके बारे में बताया है? यूरोप। और इसमें एशिया और साउथ अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है। और एक बात और आप लोग जान लीजिए, जो पिता या जनक एरिस्टोस्थेनीज को ही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एच.एफ. टोजर के अनुसार किसे माना जाता है? तो हम लोग एच.एफ. टोजर के अनुसार हिकेटियस, किसके अनुसार? एच.एफ. टोजर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एच.एफ. टोजर के अनुसार हिकेटियस को पिता। और इनकी जो पुस्तक है वो कौन है? जेस पीरियड्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे भूगोल की कितनी शाखाएं, कौन कौन सी भूगोल है, तो उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो भूगोल की शाखाएं जैसे कि भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, कृषि भूगोल, अर्थव्यवस्था भूगोल, जनसंख्या भूगोल, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे।
भूगोल की शाखाएं। हेडिंग क्या होगी? भूगोल की शाखाएं एवं उपशाखाएं। उपशाखाएं, तो इसका जो चार्ट होगा वो इस तरीके का होगा। सबसे पहले भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के बाद जनसंख्या भूगोल। यहाँ पर जनसंख्या भूगोल। इसके बाद मानव भूगोल। मानव भूगोल। मानव भूगोल के बाद कृषि भूगोल। कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के बाद हमारी जो है मानचित्र कला भूगोल। मानचित्र कला। तो भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की भी अनेक उपशाखाएं हैं। हमने क्या बोला? शाखाएं एवं उपशाखाएं। तो भौतिक भूगोल की उपशाखाओं में जैसे हम लोग पढ़ते हैं पर्वतों के बारे में, तो पर्वत भूगोल है, नदियों के बारे में, महासागरों के बारे में, ऐसी अनेक इसकी शाखाएं हैं। जैसे कि महासागरीय, पर्वतीय, प्राकृतिक, ऐसे ही अनेक शाखाएं। मतलब कि सीधी सीधी बात कहने का अर्थ है कि अपने पृथ्वी पर जो स्थल मंडल पे जो कुछ भी पर्यावरण में है उन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के पिता ही एरिस्टोस्थेनीज को ही माना जाता है। किसे? एरिस्टोस्थेनीज। इनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि इन्हें ही हम लोग पूरी भूगोल का पिता मानते हैं। और मैंने बताया था कि एच.एफ. टोजर के अनुसार हिकेटियस भी हैं। 500 BC में उन्होंने अपना जो पुस्तक थी जेस पीरियड्स, उसमें एक क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का विवरण दिया था। अब इसके बाद हम लोग करेंगे जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के जो पिता हैं थ्रेवार्थ। थ्रेवार्था। कौन है? थ्रेवार्था। अब इसके बाद मानव भूगोल, ये इंपोर्टेंट है। मानव भूगोल, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, नृविज्ञान। और इसके जो पिता हैं मानव भूगोल के, वो हैं कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर। पिता कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर। कार्ल रिटर। इसके बाद नृविज्ञान। नृविज्ञान के बाद हम लोग करेंगे मानव जाति विज्ञान। इसके जो उपनाम हैं मैंने बताया है, मानव जाति विज्ञान। मानव जाति विज्ञान। तो थोड़ी बहुत नृविज्ञान और मानव जाति विज्ञान के बारे में जानेंगे। नृविज्ञान क्या है कि जो कुछ भी जब से मतलब मनुष्य का जन्म हुआ है पृथ्वी पर, तब से लेके वर्तमान यानी कि अब तक
मनुष्य का पर्यावरण से संबंध के बारे में अध्ययन ही क्या कहलाता है? नृविज्ञान। जैसे कि जब से जन्म हुआ है, जब से जन्म हुआ है और कब तक? वर्तमान समय। कब तक बताए हैं? वर्तमान समय। वर्तमान समय, ठीक है। अब इसके बाद जनसंख्या भूगोल बताई दिया मैंने, मानव भूगोल। और इसके बाद कृषि भूगोल। कृषि भूगोल का जो पिता है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें हम लोग कृषि भूगोल का पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने हरित क्रांति के बारे में सुना ही होगा। कमेंट करके बता दीजिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी। और इसके बाद इन्होंने ही हरित क्रांति को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाए। कौन? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। सबसे ज्यादा प्रभावशाली। उस टाइम पे कृषि मंत्री भी थे। इसके बाद मानचित्र कला बताई ये मैंने। कौन है? टॉलमी। टॉलमी। दोस्तों इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अपना ब्रह्मांड। ठीक है, तो लगता है दोस्तों आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमने बताया था आप लोगों को हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। आप लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में बिग बैंग थ्योरी तो सुनी होगी, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने एक अभी सोचा है कि ये सर्वमान्य क्यों है? क्या रीजन है? कैसे आई? कि क्या क्या कारण थे? तो आज हम लोग इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा में एक आकाशगंगा में कितने तारे? कम से कम 10 की पावर 10 क्या है? तारे। 10 की पावर 10, इसका अनुमान लगा सकते हैं मिलियन। 10 की पावर 10 मिलियन। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो पहले हम लोग थोड़ा बैकअप में जाते हैं कि कैसे बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य मत हुआ और कैसे आई। तो जो हेंस लिपर्सी थे, उन्होंने सबसे पहले सोचा क्या कि जो टेलीस्कोप है उसे हम बनाएं, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बना सके। फिर उसके बाद गैलीलियो आए। उन्होंने 1605 ईस्वी में क्या किया? अपनी टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी यंत्र से रात्रि के समय अंतरिक्ष की ओर देखा और उन्होंने यह प्रमाणित किया। किसके? कोपरनिकस के सिद्धांत, जो कि कोपरनिकस ने सिद्धांत दिए थे, उनके अनुसार पृथ्वी और सभी ग्रह मिलकर किसकी? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसका उन्होंने साथ दिया। और इसलिए अब उस टाइम पे जो था यूरोप में क्या था?
धर्म का ज़्यादा वर्चस्व था, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में है, मतलब कि मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास के धर्म का बहुत वर्चस्व था, धर्म का बहुत वर्चस्व था। हमने जो आपको अभी इमैनुअल कांट बताए थे, उन्होंने ही इस धर्म के बारे में भी बहुत ज़्यादा विचार दिए थे कि मतलब मनुष्य को केंद्र में रखा, ना कि धर्म को। और जब ये था धर्म, तो उस समय राष्ट्रवाद भी नहीं आ रहा था, ये तो अपने वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। फिर धर्म का वर्चस्व था, तो धर्म की जो कैथोलिक धर्म था उस टाइम पे, कैथोलिक धर्म कितना है, ईसाई धर्म 2 प्रकार का, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म कितने भागों में विभाग थे, 2। सबसे पहले कौन था, कैथोलिक। फिर प्रोटेस्टेंट आए, वो भी क्यों, जब जो कैथोलिक पादरी थे, मतलब जो चर्च में फादर जिन्हें हम लोग बोलते हैं, वो थे, तो अपनी विलासिता जीवन, मतलब कुछ गलत कार्य करने लगे, किसी के साथ अपने आप को ये घोषित कर दिया, राजा की बात नहीं मानते थे। तो फिर इन लोगों का जो प्रोटेस्ट करना, मतलब विरोध करना, इसी से उत्पत्ति हुई है प्रोटेस्टेंट धर्म की। तो इन लोगों ने फिर इसके बुराइयां शुरू की, ठीक है। तो अब जो गैलीलियो थे, अपने गैलीलियो का अब इन्होंने बता दिया कि मतलब अपनी पृथ्वी, और पादरी क्या कहती थी, पृथ्वी के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। बट कोपरनिकस के सिद्धांत को पूर्णतः अपने टेलीस्कोप के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, पूर्णतः उन्होंने टेलीस्कोप के द्वारा प्रमाणित कर दिया। तो प्रमाणित किया जैसे ही, तो फिर उन्हें क्या हो गई, जेल हो गई। तो फिर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर कुछ समय बाद जॉर्ज एलरी हेल आए, जिन्होंने अपने टेलीस्कोप, उस समय जो था माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी, MWO, माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी, जो कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को ये कहाँ है, अपना उत्तरी अमेरिका में कहाँ पे, जैसे ये है उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप, तो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को पड़ता है, यहाँ पे ये फ्लोरिडा है। तो सैन फ्रांसिस्को में है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने अपने टेलीस्कोप से देखा बार बार, इन्हें अनेक प्रकार के, मतलब आकाश में, अंतरिक्ष में जो अपने कण हैं वो दूर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इन्होंने अपने फिर WSO की जो टेलीस्कोप थी उन्हें चेक किया, जो उस टाइम पे दुनिया की सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप थी, कहाँ पे, MWO में, माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में। तो फिर इन्होंने बार बार उसे चेक किया और साफ सफाई वगैरह की कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो। फिर अब इन्हें डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो उस समय जितने भी खगोलविद थे उन सभी को निमंत्रित किया। तो उन्हीं में से एक थे कौन, एडविन हब्बल ने ही एंड्रोमिडा नेब्यूला को अंतरिक्ष में देखा, और इन्होंने बताया कि कितनी दूर है हमारे यहाँ से, पृथ्वी से ये 8000 किलोमीटर, 8000 नहीं,
80 लाख किलोमीटर 80 लाख किलोमीटर दूर हैं, एडविन हब्बल ने बताया। और आप लोगों को एडविन हब्बल के बारे में बता दें तो एडविन हब्बल के नाम से एक टेलीस्कोप है, हब्बल टेलीस्कोप, हब्बल टेलीस्कोप, हब्बल टेलीस्कोप। अब इतना सब हो गया, अब हम लोग जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी थी क्या। तो इस प्रकार आप लोग देखते हैं कि शुरुआत तो हो गई थी अंतरिक्ष की खोज को जानने के लिए कि कैसे ये उत्पत्ति हुई, पृथ्वी क्या है, अन्य ग्रह क्या है और ये क्यों दिखाई देते हैं। आप लोग अभी भी रात के समय जब देखिएगा तो कुछ लाल चमक कैसी हमें प्रतीत होती है। अंतरिक्ष में कभी देखिएगा आसमान की तरफ तो लाल चमक कैसा अभी भी प्रतीत होता है। वो इसका कारण अभी जब अपन लोग बिग बैंग थ्योरी करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो बिग बैंग थ्योरी थी क्या? बिग बैंग थ्योरी दी थी किसने? लेमेंटर ने 1927 में, लेमेंटर ने दी थी 1927 में। उन्होंने उसमें बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड बना है वो पहले एक अणु के रूप में था, फिर उसमें कुछ समय पश्चात विस्फोट हुआ तो फिर धीरे धीरे हुआ। तो हम लोग अगली क्लास में बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे क्या थी बिग बैंग थ्योरी। हमने इसकी पृष्ठभूमि आप लोगों को समझा ही दिया है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।